इमेजिन कीजिए, आप एक गवर्नमेंट पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं। आप कहते हैं मुझे लगता है ये पॉलिसी गलत है। आप एक प्रोटेस्ट में चले जाते हैं और गवर्नमेंट से अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। और फिर 15 अगस्त 2026 रेड फोर्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच, पीएम मोदी एक नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दिमागी नक्सल। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अगले ही दिन कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम एक्स पे लिखते हैं, आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल। और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ये शब्द ऑपोजिशन के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए थे जो माओइस्ट सोच को बढ़ावा देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। लेकिन दिमागी नक्सल का लीगल डेफिनेशन क्या है? कौन डिसाइड करेगा कि कौन दिमागी नक्सल है? देखिए, पॉलिटिक्स में डिसएग्रीमेंट नॉर्मल है। एक्चुअली डेमोक्रेसी डिसएग्रीमेंट के बिना चल ही नहीं सकती। आप गवर्नमेंट को वोट देते हैं, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, आप उस डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं या अपोज। आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन में गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। ये सब डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि पॉलिटिकल लैंग्वेज धीरे धीरे ऐसी हो जाए जहां डिसएग्रीमेंट को समझने के बजाय उस डिसएग्रीमेंट को लेबल दे दिया जाए, जैसे एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, देशद्रोही और अब दिमागी नक्सल। सवाल ये नहीं कि किसने किसको क्या बोला, सवाल ये है जब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल ओपोनेंट को एक कंपैरेटर की जगह देश का दुश्मन बना दिया जाए तो इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर क्या पड़ता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस फिनोमेना को कहते हैं इफेक्टिव पोलराइजेशन। सिंपल शब्दों में समझिए, नॉर्मल पोलराइजेशन का मतलब होता है मुझे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पसंद नहीं है, मेरी पॉलिसी अलग है। लेकिन इफेक्टिव पोलराइजेशन का मतलब होता है आप गलत नहीं हैं, आप बुरे इंसान हैं, आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जब राजनीति इस लेवल पर पहुंचती है तो 3 डेंजरस साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स होते हैं। पहला, ह्यूमनाइजेशन। जब आप किसी को नक्सल या ट्रेटर डिक्लेयर कर देते हैं तो उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत या सहानुभूति खत्म हो जाती है। उनका फोन टैप हो, उनको जेल भेजा जाए या उन पर पुलिस एक्शन हो, आम जनता सोचती है अरे अच्छा ही हुआ, ये तो देश विरोधी था। दूसरा, इशू एलिमिनेशन। एक स्टूडेंट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाता है, एक गांव का किसान जमीन एक्विजिशन पर सवाल करता है, एक रेजिडेंट पोल्यूशन और ब्रोकन रोड्स पर म्युनिसिपल कमिश्नर से हिसाब मांगता है। लेकिन अगर उन्हें किसी आइडियोलॉजी का लेबल दे दिया जाए तो उनका बेसिक क्वेश्चन गायब हो जाता है। और तीसरा, जीरो अकाउंटेबिलिटी। अगर इलेक्शन इस मुद्दे पर हो रहा है कि कौन देशभक्त है और कौन गद्दार, तो ये कोई नहीं पूछेगा कि हॉस्पिटल में बेड क्यों नहीं थे, ट्रेन का टिकट महंगा क्यों हुआ और ये टैक्स भरने के बाद भी रोड पर गड्ढे क्यों हैं। यहीं से सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। तो इस लैंग्वेज गेम से फायदा किसको होता है? पॉलिटिकल पार्टीज को हार्ड डिलीवरी मैट्रिक्स जैसे फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करना, एयर क्वालिटी सुधारना या जुडिशियल बैकलॉग कम करना, इन पर परफॉर्म करने में सालों लग जाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन एक इमोशनल लेबल लॉन्च करने में जीरो बजट लगता है। ये इंस्टेंट वोट मोबिलाइजेशन का सबसे सस्ता तरीका है। और टीआरपी डेटा देख लीजिए, बजट डेफिसिट पर 20 मिनट का सीरियस एनालिसिस चलेगा तो लोग चैनल बदल देंगे। लेकिन अगर स्क्रीन पर देश का दुश्मन और गद्दार जैसे ग्राफिक्स चलेंगे तो एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली स्पाइक होता है। On the other side, I ask the question to everyone tonight, are you a dimagi naxal or a nationalist? लेकिन अब देखिए इसका नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है उस कॉमन सिटीजन को जो बिना किसी पार्टी एफिलिएशन के अपने हक के लिए खड़ा होता है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो लोकल पीडब्ल्यूडी टेंडर के घोटाले को एक्सपोज करता है, उस पर लोकल लेवल पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ग्लव्स और मेडिसिन शॉर्टेज पर वीडियो बनाता है, उस पर इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन का डंडा चलाया जाता है। एक आम टैक्स पेयर जो सोशल मीडिया पर टैक्स पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है, उसको बॉट आर्मीज और आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स ऑनलाइन हरास करते हैं।
जब पॉलिटिकल लैंग्वेज इतनी वायलेंट हो जाती है तो उसका सीधा असर स्ट्रीट लेवल पुलिसिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पर पड़ता है। लोकल पुलिस और ब्यूरोक्रेसी सोचती है कि डिसेंटर्स को दबाना ही सरकार की पॉलिसी है। अब सवाल उठता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ कहता है। 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी आखिरी स्पीच में एक चीज पर बहुत जोर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस करवाने का काम नहीं है। डेमोक्रेसी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यह साफ किया है कि सरकार की किसी पॉलिसी या किसी फैसले का विरोध करना देशद्रोह नहीं है। डेमोक्रेसी किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार या किसी एक नेता से बड़ी होती है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, नेता बदलेंगे, लेकिन अगर हमने एक समाज के रूप में एक दूसरे को दुश्मन समझना शुरू कर दिया तो उस नुकसान की भरपाई अगले 50 साल तक नहीं हो पाएगी। देशभक्ति का मतलब किसी एक पॉलिटिकल लाइन पर चुपचाप ताली बजाना नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देशभक्ति का असली मतलब है अपने देश की मिट्टी, उसके संविधान और उसके आम नागरिक के अधिकार के लिए खड़ा होना, चाहे सवाल कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।